नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। फटाफट खबरें आपने देखी। पिछले कुछ हफ्तों से कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह को लेकर चर्चा में है। G23 नेताओं की कलह कुछ शांत ही हुई थी कि पिछले हफ्ते पंजाब में उठापटक शुरू हो गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने बगावत शुरू कर दी है। ये बगावत अभी शांत भी नहीं हुई थी कि राजस्थान में सचिन पायलट के एक बार फिर से नाराज होने की खबरें सामने आने लग गई है। सचिन पायलट की नाराजगी के बीच आज टीम राहुल के सदस्य रहे जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। कैसे? पार्टी छोड़कर। यूपी में करीब 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। रोज प्रियंका गांधी योगी सरकार पर निशाना साधती है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले टीम राहुल के सदस्य जितिन प्रसाद कांग्रेस को झटका दे चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण समाज के नेता को पार्टी में शामिल करने के लिए बीजेपी ने जिस तरह से तैयारी की थी, उससे ये नहीं लगता कि यूपी में ब्राह्मण वाकई बीजेपी से नाराज है? और सवाल ये भी कि क्या जो जितिन प्रसाद अपने दम पर लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए, वो बीजेपी की कितनी मदद कर पाएंगे? आज हुंकार में बहस का यही मुद्दा, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं आप ये रिपोर्ट देख लें। आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पाऊंगा। कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस से जितिन प्रसाद की नाराजगी की खबरें आती रहती थी, लेकिन इस बार नाराजगी की जगह जितिन के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की खबर आई। यूपी चुनाव में कमबैक की कोशिश में लगी कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के ब्राह्मण नेता और टीम राहुल के सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए। अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पाऊंगा। कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है, जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए। करीब साल भर पहले टीम राहुल के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था और अब जितिन प्रसाद ने भी साथ छोड़ दिया। जितिन के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब कांग्रेस उन पर निशाना साध रही है। उन्होंने विश्वासघात किया है पार्टी के साथ। पार्टी ने क्या नहीं दिया? उनके परिवार के लोगों का सम्मान दिया, उनका सम्मान दिया, उनकी पहचान बनाई। और मैं समझता हूं उस नेता का क्या चरित्र, जो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी के साथ भोजन करते हो और आज वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हो। कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में होती तो मुझे नहीं लगता कि जितिन प्रसाद जाते। जितिन प्रसाद जो आज सुबह तक ये कहते थे कि भाई ये बीजेपी जो है ये ब्राह्मण द्रोही पार्टी है, तो वो कैसे कहेंगे उन ब्राह्मणों से कि भाई तुम बीजेपी को वोट दो? यूपी में कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश में लगी प्रियंका गांधी के अभियान पर जितिन प्रसाद के जाने से असर पड़ना तय है। खबर यह भी है कि बीजेपी जितिन प्रसाद को यूपी विधान परिषद का सदस्य बनाने जा रही है। विधान परिषद में राज्यपाल को 4 सदस्यों को नॉमिनेट करना है। जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। अखिलेश प्रताप सिंह साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन शारदा पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील यादव साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह साहब पूर्व संपादक मुंबई जनसत्ता के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिज्ञान प्रकाश अब से कुछ ही देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, मुझे ये बताया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आप कहते हैं कि बीजेपी देश को धोखा दे रही है। आप कहती है कोरोना काल में पहली वेव की वाहवाही लूटने के चक्कर में दूसरी वेव को आमंत्रण दे दिया। आप कहते हैं सरकार पूरी तरह से विफल है, लेकिन आपके पार्टी के कद्दावर नेता ज्वाइन कर देते हैं बीजेपी को। आपकी पार्टी में जब आपके कद्दावर नेता भरोसा नहीं जताते तो देश कैसे जताएगा? हमारे पार्टी के निश्चित रूप से कद्दावर नेता थे।
10 साल हमारे सरकार में मंत्री थे, वर्किंग कमेटी में मेंबर थे और हमारे बंगाल के प्रभारी इंचार्ज थे। अब हमें उम्मीद है कि हमारे पार्टी के इतने बड़े कद्दावर नेता को बीजेपी इससे बड़ा कद दे देगी, जरूर देगी, क्योंकि हमारे वहां तो अगर कद्दावर नेता ले गए तो कद तो देंगे ना, देखा जाएगा। क्योंकि अतीत में भी बहुत से लोगों को बीजेपी ने हमारे अखिलेश कद्दावर जी, नेताओं को ले गई है। आप जितेंद्र प्रसाद को पूरा होने देंगे? कद दे या कद्दू दे बीजेपी? आपके कद्दू पर तो छुरी चला दी ना। मैं ये कह रही हूँ आपकी पार्टी को क्यों छोड़ के गए? पूरा नहीं होने लगता है, पहले आप लोग परेशान होने लगते हैं। आपको जितने सवाल करने हो कर ले, हम सारे सवाल के जवाब देंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है कि अगर हमने कोई थोड़ी सी कड़वी सच्चाई बोल दी तो आप बीच में डिस्टर्ब करने लगे। नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ। ये हाँ, तो मैं बीजेपी जो करना चाहे वो करे। मैं बीजेपी की नहीं, मैं अभी कांग्रेस की बात कर रही हूँ। आप अपनी पार्टी में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है अखिलेश जी? मैं आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ। बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। प्लीज प्लीज सर। ये कांग्रेस पार्टी इससे ज्यादा क्या कर सकती थी? हम अपने शीर्ष जो नेतृत्व है उस कैटेगरी में जितिन प्रसाद थे, हमारे एक प्रदेश के इंचार्ज थे, जो पार्टी में अध्यक्ष के बाद सबसे बड़े पद होते हैं उसको वो होल्ड कर रहे थे। अब क्या चाहिए उनको? या कौन सा पद बचा हुआ था? और इतने बड़े पद पे रह करके भी यदि वो कह रहे हैं कि हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी क्षमता का आंकलन मूल्यांकन खुद बता दे रहे हैं। बात दरअसल में ये है, बीजेपी चुनाव के समय एक परसेप्शन की राजनीति करती गेम प्ले करती है, जिसमें हमेशा फ्लॉप भी होती है। अभी बंगाल में हुई, ये सारे एक दिन के बादशाह होते हैं बीजेपी में। कल के बाद किसी का नाम पता नहीं लगेगा। डॉक्टर संजय सिंह, अमिता सिंह, रीटा बहुगुणा जोशी, जगदम्बिका पाल, अम्मा रिजवी, विजय बहुगुणा, अभी तमाम है, दिल्ली है, हरियाणा, तमाम लोग गिना सकता हूँ। कहाँ पे? नहीं, मैं तो आने वाले दिनों के भी कुछ नाम आपको गिना सकती हूँ। आप क्या कह रहे हैं? आप लोग जो आपके पास थे, जो आपके पास थे और राहुल गांधी के सबसे करीबी कहे जाते थे। अखिलेश जी, आप इसकी गहराई को क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ, जब आपके लीडर पर उनके खास को भरोसा नहीं हो रहा है तो देश कैसे भरोसा करेगा? आप मुझे इस सिंपल सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। अब रुक जाइए, मैंने दिया आपको मौका। नहीं, अब रुकिए। आपको बीजेपी में ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे जितिन प्रसाद को ज्यादा इंटरेस्ट था विजय बहुगुणा जोशी को, रीटा बहुगुणा जोशी को, जो आप नाम बता रहे हैं। अपने एजेंडे में आप इसे कुछ भी कहिए सर, आप इसे कुछ भी कहिए, दिख रहा है ना आपकी पार्टी का अपना बड़ा लीडर आपको इज्जत नहीं दे पा रहा है, आपकी पार्टी को, आपके साथ नहीं रुक रहा है, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं एजेंडा चला रही हूँ। क्या हो जाएगा? मेरे एजेंडा चलाने से जितिन प्रसाद गए? मेरे एजेंडा चलाने से G23 के नेता खड़े हो गए? मेरे एजेंडा चलाने से गुलाम नबी जो हैं वो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे एजेंडा चलाने से ये देखिए, ये आपके नहीं, सुनिए, मेरे एजेंडा चलाने से हो रहा है ये। सॉरी, मेरे एजेंडा चलाने से ये दो आज के अखिलेश जी, मैं आज के ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ आपको। सुनिए ना, मैं आज के ट्वीट, मिलिंद देवरा क्या कह रहे हैं? मिलिंद देवरा क्या कह रहे हैं? योगी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी की। अरे मैं योगी जी और मोदी जी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी में इंटरेस्टेड हूँ। अभी मैं राहुल गांधी में इंटरेस्टेड हूँ। क्यों राहुल गांधी को छोड़ रहे हैं उनके साथी? आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं बात करूंगी ना बीजेपी के नेता से। चिंता मत करिए। कर्नाटक का मुख्यमंत्री मोदी जी को चुनौती क्यों दे रहा है? मध्य प्रदेश के नेता मोदी जी को चुनौती क्यों दे रहे हैं? योगी जी, मोदी और G23 पर बात कीजिए ना। ये जो मिलिंद देवरा ट्वीट कर रहे हैं उस पर बात कीजिए ना। कुलदीप बिश्नोई जो बात कर रहे हैं उस पर बात कीजिए ना। आपके अपने पार्टी के राशिद अलवी कह रहे हैं आत्मचिंतन की जरूरत है, उस पर बात कीजिए ना। रतन शारदा, हमारे यहाँ लोग जितिन प्रसाद को लेकर आपको क्या फायदा होगा? जितिन प्रसाद तो खुद चुनाव नहीं जीत पाए। रुकिए अखिलेश जी, रुकिए, मैं आपका दर्द समझ पा रही हूँ भाई, मैं आपका दर्द समझ पा रही हूँ। रुके ही नहीं रहा है कोई आपसे, दिख रहा है कुंभा टूटा चले जा रहा है, तो आपकी मर्यादा भी तो टूटेगी ना फिर। आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों परेशान हैं? अरे क्यों नहीं परेशान? आप कद्दावर नेता हैं आपकी पार्टी के, बड़े लीडर हैं आपकी पार्टी के, बड़ी पार्टी है आपकी, इतना पुरानी पार्टी है, और आप हालत उसकी पतली हो रही है। क्यों परेशान नहीं होंगी मैं भाई?
इस देश की नागरिक हूँ, बड़ी पार्टी को टूटता देख परेशान हो रही हूँ। रतन शारदा जी, बहुत 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 शुक्रिया आपको इतना टेंशन लेने की। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? ओके। उत्तर प्रदेश में योगी जी मोदी पूछ जी लेती लड़ हूँ रहे ना हैं, यहाँ रतन पे शारदा काम जी, करने के सत्ता लिए में बिठाया बैठे गया। हैं, क्या कर यहाँ रहे पे हैं क्या आप? कर रहे हैं? जितिन यहाँ पे प्रसाद में एंट्री क्यों इतना बैन कर दी इंटरेस्ट? गई है ओके मोदी जी अखिलेश की। जी, ओके रतन शारदा। देखिए, जब भी कांग्रेस के अंदर किसी प्रकार का पतन होता है, कभी कुछ दुर्घटना होती है, कहीं कोई नेता छोड़कर जाता है या पार्टी हारती है, मैंने कभी भी आत्मचिंतन करते हुए, अंतर्मुख होते हुए किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता को, किसी भी नेता को कभी नहीं देखा। आज की बात नहीं है, आप लगातार देखिए। और पहले आप कह सकते थे चलो जाया गए हुए नेता, बूढ़े हुए नेता जिनको कांग्रेस में स्कोप नहीं, वो जा रहे हैं। राहुल के साथ रहे हुए तरुण नेता वो छोड़ के जा रहे हैं और ये केवल उनकी बुराइयां कर रहे हैं। कभी आत्मचिंतन भी करना चाहिए। रिजल्ट आता है तो भी इसकी गलती लोगों पर होती है। आप उसका दोष बीजेपी को देंगे, अगर आप हारते हैं तो उसका दोष बीजेपी को देंगे। तो ऐसे देखिए, हमें कोई चिंता नहीं, हमें तो आनंद है कि आप खुद के दुनिया में खुश रहें। लेकिन एक बड़ी पार्टी जिसका आज भी 19% पॉपुलर बेस था, किसी जमाने में टॉप की पार्टी थी, जहां लोग पार्टी में शामिल होने के लिए परेशान होते थे। समाजवादी लोग गए, कम्युनिस्ट पार्टी गई, ये सारे लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, ये दल के लोग। उसके बजाय अब लोग छोड़ क्यों रहे हैं? और देखिए, इस पार्टी के अंदर केवल एक परिवार के उत्तराधिकारी को जगह है, चाहे वो हारे चाहे जीते, चाहे लगातार फेल हो। रतन जी, आप देख सकते हैं माधवराव ठीक है, सिंधिया का वो तो बेटा सबको दिख रहा है। काम किया उसने जमीन के रतन जी, ऊपर, वो उसको सबको स्थान दिख नहीं रहा मिला। है। मैं आपसे जितिन ये कह प्रसाद रही हूँ ने कि काम किया, उसको आपको स्थान- कांग्रेस के लीडर्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है? बीजेपी ये तो दुनिया कांग्रेस की के सबसे लीडर- बड़ी ये तो पार्टी है, विचल होता है ना। आपको देखिए, इनकी मैं तो पार्टी से बीजेपी क्यों की तरफ उधार से लेना है बात कर नेताओं नहीं को? रहा। मैं बीजेपी की तरफ से बात कर नहीं रहा, मैं एक पॉलिटिकल निरीक्षक के तरह बात कर रहा हूँ। बीजेपी का होता तो आके बात करता। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जितिन को खींच के तो नहीं लाया ना, ज्योतिरादित्य कोई कान पकड़ के तो नहीं लाया ना उसको, कि उसने उनको कोई लालच तो नहीं था। सारे पहुंचे हुए लोग हैं, तो अगर वो कुछ सोच के आ रहे हैं तो उसके अंदर म्यूचुअल समझौता है ना। आप बीजेपी को इंटरेस्ट क्या, सवाल नहीं है। वहां पर जो नेता छोड़ रहे हैं उनको वहां क्या तकलीफ है? सुनील यादव, ठीक है रतन शारदा जी, ओके जो सुनील अखिलेश जी ने यादव, गिनाया सभी उनके कमजोरियां, सुनील उनकी यादव, बड़ाई नहीं है। आप- इतने लोग लगातार छोड़ रहे हैं, उस पर विचार करना ओके चाहिए। ओके शारदा जी, एक सेकेंड। सुनील यादव जी, अभी एक और कांग्रेस के नेता यूपी में बड़ा उनका कहते हैं ना, उनका इम्पैक्ट रहता है, प्रियंका गांधी के साथ लगातार दिखते हैं लल्लू सिंह जी। वो ये कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे थे। तो आप बता दीजिए, जितिन प्रसाद क्या आपकी पार्टी में भी आने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे? इतना परेशान थे कांग्रेस से? अब वो कांग्रेस से कितना परेशान थे, कितना परेशान नहीं थे, मैं ये नहीं जानता। लेकिन रुपया जी, मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में बीजेपी करारी हार हारी है समाजवादी पार्टी से। अब उनको दिख रहा है कि अखिलेश यादव जी से चुनाव लड़ना है। तो ये जो चल रहा है ना यूपी में, जो शुरू हो गया है, ये सियासी अपहरण है। उत्तर प्रदेश में जो खेल बीजेपी खेल रही है वो सियासी अपहरण है। अब ये बीजेपी के लोग बताएं कि किस कीमत पर ये अपहरण हुआ है, किस कीमत पर ये डील हुई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं। अपहरण, आप कह रहे हैं अपहरण? हाँ, सियासी अपहरण, सियासी अपहरण। और रूबिका जी, हाँ, रूबिका कैसे? जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। कवि जी, हाँ, व्याख्या मैं आ रहा कीजिए, हूं। सियासी अपहरण कैसे? अरे मैं आ रहा हूं रूबिका जी, क्योंकि जितिन प्रसाद जी वो नेता हैं जो पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक विशेष जात की सरकार है। पूरे प्रदेश में जहां ब्राह्मणों की हत्या हुई, उन्होंने कहा कि यह हत्या यूपी सरकार ने की है। और जितिन प्रसाद जी ने ब्राह्मण चेतना परिषद बनाई है। ओके। और भाजपा ने ब्राह्मण चेतना परिषद ही खरीद ली। तो हम ये कह रहे हैं किस कीमत पे खरीदी? और ये वही सिलसिला उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है रूबिका जी। हाँ। इससे पहले आप बंगाल चले जाइए। बंगाल में देखिए, नारदा और शारदा फंड में जो लोग थे किस तरीके से खरीदे गए। वहां 144 लोगों को वाई श्रेणी, एक्स श्रेणी, पता नहीं कौन कौन श्रेणी की सुरक्षा दी गई बंगाल में जब चुनाव था। और तब दी गई सुरक्षा जब उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ किस तरीके की घटनाएं हो रही थी, आप भी दिखा रही थी, आप भी चर्चा कर रही थी। तो मुझे केवल बीजेपी ये समझा दे, या जितिन जी अब ये समझा दें कि अगर योगी आदित्यनाथ एक विशेष जाति की सरकार थी, वो विशेष जाति की सरकार उत्तर प्रदेश की ब्राह्मणों की हत्या कर रही थी,
आप ब्राह्मणों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे थे। तो फिर तो बीजेपी में कौन सी शामिल कैसे डुबकी हुआ? आपने ठीक है लगाई प्रदीप कि जी, ब्राह्मणों को न्याय आपका मिल गया? आकलन क्या कहता इसलिए है? मैंने कहा कि ये सियासी अपहरण है, जो दो भारतीय चीजें, जनता एक तो पार्टी ने सियासी करना अपहरण, शुरू कर दिया। मैं ये समझना चाह रही हूँ ये सियासी अपहरण कैसे हुआ प्रदीप जी, और आपका आकलन क्या कहता है इन चुनावों में? क्योंकि ये तो कहा ही जा रहा था कि ब्राह्मण समाज रूठा हुआ है कहीं ना कहीं बीजेपी से, तो क्या जितिन प्रसाद की एंट्री से चुनाव में कोई बहुत बड़ा फेरबदल हो जाएगा, ब्राह्मणों का गुस्सा खत्म हो जाएगा? नहीं रुपया जी, जितिन प्रसाद के आने से न ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे न खुश हो जाएंगे। जितिन प्रसाद का ब्राह्मणों पर इतना ही वर्चस्व होता तो कांग्रेस को ब्राह्मणों के वोट मिल जाते। तो ये जो हुआ है जितिन प्रसाद का आना, वो ब्राह्मणों के वोट को ध्यान में रख के या 22 के चुनाव को ध्यान में रख के नहीं है, क्योंकि अगर आइसोलेशन में आप देखेंगे तो शायद इस नतीजे पे पहुंच जाए। आप एक ट्रेंड देखिए, 2015 में हेमंत बिस्व शर्मा आए, उस समय उनकी उम्र थी 46 साल। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में पिछले साल आए, उस समय उनकी उम्र थी 49 साल। अभी जितिन प्रसाद आए हैं, 48 साल उम्र है। सचिन पायलट 43 साल उम्र है, बगावत करने के लिए तैयार है। ये राहुल गांधी की करीबी टीम, इस देश की 2/3 आबादी युवाओं की है। युवा नेता कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, ये कांग्रेस को विचार करना चाहिए। बीजेपी में क्या हो रहा है, बीजेपी उनको क्या देगी? बीजेपी को कांग्रेस को चाहिए कि भाड़ में चली जाए, छोड़ दे उसको। अपनी पार्टी के बारे में तो सोचे कि आखिर क्यों राहुल गांधी के करीबी जवाब लोग। दीजिए ना इसका। देखिए, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी सी और बात है। हाँ, बस मुझे एक बार, चूंकि आपने एक बड़ा वाजिब सवाल उठाया, अखिलेश जी जवाब दीजिए ना। दोस्त हैं, करीबी हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि युवाओं को, तो ये जो युवा थे हमारी पार्टी में इतने बड़े बड़े पदों पे थे, वहाँ क्या मिल गया था जो अभी गए हैं, जो जा रहे हैं? ये क्या मिलेगा, समय तो बता देगा। पूछिए ना, क्यों जा रहे हैं? अरे फिर वही बात करे जनाब, अरे बीच में कौन बोलने लगा? आपको छोड़ के उनके बैठ के मैं बीच में कौन है भाई? इनसे सुन लीजिए, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट से सुन लीजिए, इन्हीं से सुन लीजिए। नहीं बोलिए अखिलेश जी। शादी जी, मैं वही कह रहा हूँ, अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, आप अपनी बात रखिएगा। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर हमने उनको शीर्ष के पद दे रखे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में ले रखा है, उनसे हम काम ले रहे हैं। जब सत्ता थी तो उनको 10 साल हमने मंत्रिमंडल दे रखा था। पिछले जब से वो राजनीति में है, तब से वो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष जो पद हैं वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। और आज अगर कांग्रेस पार्टी को उनकी आवश्यकता है तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के अगर किसी दूसरे दल में जा रहे हैं तो वो दल उनको वहां क्या दे रहा है? इससे बड़ा ये क्या मिलने वाला है? आप बताइए ना अखिलेश जी, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ ना। अरे तो समय बता चुका, मैंने गिनाया। कई लोग कहे क्या मिल गया इन लोगों? हाँ, वो क्या मिल गया बताइए ना, क्या मिल गया? यूपी के कई नेता गए हैं, उनको क्या मिला बीजेपी में? अरे वही तो पूछ रही हूँ, क्या मिला बीजेपी में? अरे भाई, आप दो बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, फिर भी छोड़ के वो बीजेपी में जा रहे हैं, जरूर उनको कुछ मिल रहा है। मैं कह रही हूँ क्या मिल रहा है, आप कह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा कि कुछ नहीं मिला, क्यों फिर जा रहे हैं? तो वो जाने, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? ये उनसे पूछ लीजिए ना। वो बता तो रहे हैं कि हम क्यों छोड़ के जा रहे हैं। हम इसलिए जा रहे हैं कि हम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। बोला तो जितिन प्रसाद ने, मैंने नोट भी किया, अभी आपने भी सुनाया। तो अगर वो कह रहे हैं, अरे रुक, जितिन प्रसाद ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम राजनीति में लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी, तो इसलिए हम छोड़ रहे हैं। हम कौन? स्वयं अपने आप को। अभिज्ञान प्रसाद, इतने बड़े पद पे रहने के बाद भी, सुनिए, इतने बड़े पद पे रहने के बाद भी यदि वो किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्षमता। आप इतना लंबा बोलेंगे, इस बीच एक और कांग्रेस का नेता छोड़ जाएगा पार्टी, तो रुकिए ना आप, एक सेकंड रुकिए, आकलन समझ लीजिए ना। आप आत्ममंथन सुन ही नहीं रहे। अभिज्ञान, आपको कांग्रेस एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दो। समझना जब नहीं समझ पाएंगे तो क्या करना है? पहला पॉइंट, जितेंद्र प्रसाद का ऐसा कोई जनाधार नहीं है। प्रदीप सिंह ने सही कहा कि उत्तर प्रदेश में कि इससे ब्राह्मण बड़े आकर्षित होकर बीजेपी की तरफ आ जाएंगे। सिंबॉलिक मूव है, दैट्स इट। पहला पॉइंट एकदम क्लैरिटी से रख दूं। दूसरी बात, जितेंद्र प्रसाद
कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप, और सेंट्रल लीडरशिप इज इक्वल टू राहुल गांधी से डिस्कम्फर्टेड थे, यानी कि इत्मीनान उनको नहीं था। ये बात बहुत पहले से जाहिर है। 2019 के करीब एक मूव उनका सामने आया था कि वो हो सकता है बीजेपी में चले जाएं। तो पहले मेरे लिए कि वो बीजेपी में चले गए ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, और दूसरा ये सीधा रिफ्लेक्शन है कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप पर कि जब उनके नेताओं की दिक्कत आती है तो वो प्रीएम्प्ट नहीं कर पाते, पहले से समस्या को पहचान नहीं पाते और उसका निदान नहीं निकाल पाते। इसका कोई लॉजिक नहीं है। उनका बाद में बीजेपी में क्या हश्र होता है वो उनका राजनीतिक नसीब। अखिलेश जी नाराज तो नहीं हुए? में ये अभिज्ञान का एकदम सटीक साफ सुथरा विश्लेषण। जितेंद्र प्रसाद जी हमारे पुराने मित्र हैं। ये तो आप बिल्कुल स्पष्ट तो कह रहा आपकी हूं बात का कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। कांग्रेस की प्रॉब्लम एक मिनट सुन, एक अरे अखिलेश जी सुन लीजिए यार। नहीं, उन्होंने बोला 1989 से लेकर आज तक कांग्रेस किसी पावर इक्वेशन में उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाई है। अब मैं पूरे इतिहास पर 1 घंटा चर्चा कर सकता हूं, आज उसका समय नहीं है। नौजवानों को जब उसने प्रमोट किया अपने सरकार के समय में, मंत्री तक बनाया, तो आपको एक घटना याद दिला देता हूं, उसी से आप समझ जाएंगी सारे आकलन को, कि एक समय ऐसा था कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और ये जो यंग मिनिस्टर्स थे ये उनके पास ये बात लेकर गए थे कि हमको काम नहीं देते सीनियर मिनिस्टर्स। ये फैक्ट है, इसको चेक कर लीजिएगा। तो जिस तरह से आपको अपनी यंग लीडरशिप को डेवलप करना था, जेनरेशन नेक्स्ट जिसको आप अंग्रेजी में बता रहे थे, वो नहीं हो पाया। तो वक्त के साथ वो लोग अपने अपने रास्ते तलाश अखिलेश जी यही तो प्रॉब्लम है। तलाशते रहे। अभिज्ञान भी यही बात कह रहे हैं, प्रदीप जी भी यही बात कह रहे हैं। Why are you so interested in BJP? आपको मोदी जी, योगी जी से फुर्सत मिले तब तो जितिन प्रसाद पर ध्यान देंगे, तब तो गुलाम नबी आजाद पर ध्यान देंगे। 10 सेकंड मुझे दीजिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए, जिसे दूसरे को प्यार से सुनती हैं, 10 सेकंड। अभिज्ञान जी ने कहा कि जितेंद्र प्रसाद का कोई जनाधार नहीं है। प्रदीप जी ने कहा जितेंद्र प्रसाद का कोई जनाधार नहीं। आपने कहा कि कांग्रेस के बड़े कद्दावर, बड़े भारी नेता, आपने यही बताया। हम तो कुछ नहीं बता रहे, हम तो बता रहे हैं कि इन लोगों की बातों के बावजूद भी हम अपने पार्टी में इतना बड़ा कद दे रखे थे, और आप बता रहे इतने बड़े कद्दावर नेता अब चले गए, अब तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। एक सेकंड, मैं अखिलेश जी की आवाज नहीं सुन पा रही हूं। मैं अखिलेश जी की आवाज मैं नहीं सुन पा रही हूं। अखिलेश जी एक सेकंड, मैं ब्रेक लेती हूं और दोबारा आपके पास आती हूं। मैं आपकी कोई आवाज नहीं सुन पाई हूं, उसके बाद शुरू वापस आपको रिपीट टेलीकास्ट का मौका मिलेगा। लौटते होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राशिद अल्वी जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने पर कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। इंसान जब कमजोर होता है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। आत्मचिंतन की नसीहत राशिद अल्वी देते हुए नजर आ रहे हैं। जितिन प्रसाद पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी बीजेपी में जाना चाहते थे और आखिरकार वो चले गए। उनके जाने का मुझे अफसोस है। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन भी करना चाहिए और सबकी अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी चाहिए। आत्मचिंतन उन लोगों के जरिए करना चाहिए जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। इकबाल का शेर है, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। कोई कौम, कोई इंसान जब कमज़ोर होता है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। दोनों बातें यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं राशिद अल्वी। और इस बीच आपको ये बता दें कि एक के बाद एक कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के जो ट्विटर हैंडल है वहां से स्तरहीन भाषा का उपयोग करते हुए ट्वीट किया जा रहा है। जितिन प्रसाद के लिए एमपी कांग्रेस की मर्यादाहीन भाषा आप देखिए। एमपी कांग्रेस के तरफ से, और ये वेरीफाइड अकाउंट है, ट्वीट किया गया कि जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस खुश है। ये एक कूड़ा कूड़ेदान में डालने जैसी सामान्य क्रिया है। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया, हालांकि उसमें मर्यादा थी। यह ट्वीट किया गया कि जितिन प्रसाद का धन्यवाद, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, कांग्रेस को छोड़ दिया। अखिलेश जी
ये क्या तरीका है? ये कूड़ेदान में डालने जैसी सामान्य क्रिया है। कूड़ा है तो फिर अगर कूड़ा है तो कूड़े को इतनी बड़ी कुर्सी क्यों दी? सुनिए, आपने हमें कहा था पिछले बार का समय देने के लिए, और मैं वहीं से शुरू करता, आपके बात का भी जवाब दूंगा, तो सुनिएगा। आपने कहा कि जितेंद्र प्रसाद जी बड़े भारी कांग्रेस के नेता थे और आज बीजेपी में चले गए। निश्चित रूप से बड़े भारी कांग्रेस के नेता थे, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें सबसे बड़े बड़े पद दे रखे थे, इस वक्त भी सबसे बड़े पदों पे थे। लेकिन प्रदीप जी ने कहा कि जितेंद्र प्रसाद जी का कोई जनाधार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और न था न है। और वही बात अभिज्ञान जी ने भी कहा। तो अगर ये दो लोग कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमने अपने पार्टी में उनको इतना बड़ा पद दे रखा था, फिर भी वो चले गए, तो जो एक दूसरे लोग जो फ्री थिंकर हैं वो तो कह रहे हैं वो कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी हम उनको इतना बड़ा पद दे रखे थे। ओके, उसके बावजूद भी वो चले गए। ठीक है, मैंने सुना। अब बावजूद भी वो चले गए। आप सब के साथ मुझे सुनिए। हाँ, मुझे सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि वो इतने कद्दावर नेता थे कि नहीं थे, उसके बावजूद उनको इतना बड़ा कद दिया गया, उनको लगातार टिकट दिया गया। अगर वो योग्य नहीं थे तो आपकी पार्टी टिकट क्यों दे रही थी? अगर उनका इतना बड़ा जनाधार नहीं था तो आपकी पार्टी टिकट क्यों दे रही थी? मैंने आपकी बात का जवाब दिया। आप जो सवाल कर रही थी कि इतने बड़े नेता हैं, और आपके सवाल का तो बड़े नेता हैं कि नहीं है आंसर। अरे मैं तो पहले भी कह रहा हूँ बड़े नेता थे, फिर भी मैंने तभी तो मैंने उनको इतने बड़े बड़े पद दे रखे थे। लेकिन आपके एक्सपर्ट कमेंटेटर तो इसका मतलब एक बड़े नेता ने आपकी पार्टी को छोड़ दिया है ना? डेंट लगा, निश्चित रूप से छोड़ दिया। तो डेंट लगा, बड़े नेता ने छोड़ा तो बड़ा डेंट लगा। अरे रुकिए, अब रुक जाइए। लेकिन इसको भी ठीक कर कह रहे हैं वो कुछ नहीं थे, हमने इतने बड़े पद उनको दे रखे थे। हाँ, वही वो तो कोई अभिधा पद नहीं थे। सुनिए, हमारे नीति निर्धारण समिति के अखिलेश जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो बड़े नेता थे, वो कद्दावर नेता थे, तो बड़े कद्दावर नेता के आपकी पार्टी को छोड़ने से बड़ा डेंट लगा है ना? आप बोलूं मैं? बताइए ना मुझे। हमारा कोई भी नेता जाता है तो हमें तकलीफ है। हाँ। क्योंकि हमने उसको अपने पदों पे बिठाया है, उसको नरिश किया है, उसको इतने कम उम्र से मंत्री परिषद दिया है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी पद होते हैं वो सबको उनको सुशोभित किया है, और आज भी उन पदों पे थे। उसके बावजूद भी अगर ये जा रहे हैं तो हमारी पार्टी के साथ क्या वो न्याय कर रहे हैं, या कोई ये कहेगा कि उन्होंने अपनी पार्टी के साथ जो माँ होती है किसी जैसे नेता सोनम के लिए, बेवफा थी, वैसे जितिन भी बेवफा निकले आपकी पार्टी के लिए। नहीं, मैं समझ गई, वो मैं समझ गई अखिलेश जी, आई अंडरस्टूड दैट। पर उससे आपकी पार्टी को तो बहुत नुकसान हुआ ना? कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर नुकसान हुआ, लेकिन हमारे लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर पाते। कैसे? हमारे यहाँ एक सिस्टम है, अमित शाह जी को ज्वाइन करवाएंगे कांग्रेस? कैसे भरपाई कैसे होगी? हमें नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो है आरएसएस के लोग कांग्रेस ज्वाइन ही नहीं कर सकते, हमारे मेंबर बन ही नहीं सकते हैं। अभी बताया गया कि राज्य मंत्री थे तो राज्य मंत्री हैं, कुछ कह रहे हैं। एक मिनट के राज्य मंत्री, अखिलेश जी रुकिए एक सेकंड, रतन शारदा कुछ कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रुके, आरएसएस का राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री को पावर की बात की थी क्या? यहाँ कैबिनेट मंत्रियों को पावर है मोदी जी के राज्य में? राज्य मंत्री आपके चीफ मिनिस्टर बने, के आप ये मत कहिए कि अखिलेश जी, मैंने आपको ज्यादा मौका दिया। आज आपका दिल दुख रहा है। आज आप देखिए सचिन पायलट का दुख मैंने आज आपके साथ, मैं थोड़ी बायस्ड हूँ आज आपके साथ अखिलेश जी, मैंने आपको ज्यादा मौका दिया। मैं चाहती थी कि आपकी जो भड़ास है, आपका जो दुख है वो सामने आए। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ थोड़ा और वक्त, आप इजाजत दे तो थोड़ा और वक्त मैं बाकियों को दे देना चाहती हूँ। अखिलेश जी, खलास का प्रकटीकरण आप करती हो। नहीं, मैं चूंकि आप दुखी हैं तो मैंने आपको ज्यादा वक्त दिया। मैंने आपसे कहीं ना कहीं वो एम्पैथी और वो सिंपैथी थी, इसीलिए मैंने आपको ज्यादा वक्त दिया। अब मैं बाकियों को देना चाहती हूँ। अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी मैं बाकियों को वक्त देना चाहती हूँ। शारदा जी एक सेकंड रुकिए, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं और अभिज्ञान उसके बाद।
हाँ, और सुनील भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरी बात को अगर आप भड़ास करेंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, मैंने भड़ास कहाँ बोला? नहीं, भड़ास मैंने कहा नहीं, मैंने कहा करके देख लीजिए। ओह ठीक है, मैं वापस ले लेती हूँ। मैं और दिल नहीं दुखा सकती अखिलेश जी, आई एम सॉरी। नहीं, मैं नहीं दुखाऊंगी। नहीं, मैं जितिन प्रसाद नहीं हूँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। अरे दिल आपका प्रॉमिस अखिलेश जी, मैं नहीं दुखाऊंगी। ना, मैं जितिन प्रसाद नहीं हूँ, मैं मिलिंद देवड़ा नहीं हूँ, मैं राशिद अलवी नहीं हूँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगी अखिलेश जी, सही में प्रॉमिस नहीं कर। नहीं, लोग आते नहीं, मैंने भड़ास शब्द का इस्तेमाल किया, मैं वापस लेती हूँ शब्द को अखिलेश जी। मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। आज आप बहुत चोटिल हैं, आज आप बहुत दुखी हैं, आज आपको बहुत चोट दुखी नहीं है। आपके चेहरे से लग रहा है कि आप शब्द बोलने लगी हैं। नहीं, मैं आप शब्द पे उतर आ रही हैं, आपको परेशानी है, अपना आप आपको दे रही हैं। नहीं, आप नियंत्रण में नहीं रह रही हैं, बेफिक्र रहिए, मैं एंटी कांग्रेस रही हूँ। हाँ, नहीं, आप मैं एंटी कांग्रेस दिख रही हूँ आपको कि मैं आप शब्द का इस्तेमाल करूंगी। वो तो एंटी कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है जितिन प्रसाद के लिए कि कूड़ा है, कूड़ेदान में डाल दिया। मैंने तो शब्द वापस ले लिया अपना कि नहीं, आप भड़ास नहीं निकाल रहे, आप अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। ओके नाउ प्रदीप सिंह साहब, अखिलेश जी, ओके अखिलेश जी, ओके फाइन, ऐसा है कि एक कांग्रेस बोलेंगे आपका वो लॉजिक। हाँ अखिलेश, कांग्रेस हाईकमान को एक वार्निंग सिग्नल मिला जब अनुच्छेद 370 पर जो है संसद में प्रस्ताव पास हुआ, तो कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, दीपेंद्र हुड्डा, इन सब लोगों ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा में ट्वीट किया। दूसरा मामला ये है कि हाईकमान की विश्वसनीयता कम। अरे प्रदीप जी, क्यों हो रही? अरे सुन लीजिए, पार्लियामेंट में कांग्रेस ने समर्थन दिया था, आपको अरे पता सुन है? लीजिए भाई, 370 पे सुन क्या? अरे हमने कब कहा कि नहीं किया था, और उसके बाद बाहर क्या किया था ये भी आपको पता होगा। अरे जब हम साथ अरे हम आपके बीच में नहीं बोले, जरा सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। झूठ बोलोगे, आप बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। झूठ बोलोगे आप। नहीं किया था, क्या झूठ है? कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी ने 370 का समर्थन किया था। हाँ, हम कहाँ मना कर रहे हैं? पता है, बिल्कुल पता है। क्यों आप 5 अरे आपके एक और नेता का बयान आ रहा है अखिलेश जी, सुन लेते हैं। और पर्सनली भी, क्योंकि मैं जितिन प्रसाद जी को जानती हूँ, एक बेहतरीन नेता हैं, इंटेलेक्चुअल नेता हैं, एंड कांग्रेस लॉसेस बीजेपी गेन। बीजेपी में कैसा भविष्य देख रही हैं जितिन जी का? उनका भविष्य सुनहरा ही होगा जहाँ भी वो रहें, क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन नेता हैं। लाइक आई सेड, बहुत पढ़े लिखे, समझदार, इतनी कम एज में उन्होंने मंत्रालय इतना बड़ा संभाला, सारी चीज़ें वो देख चुके हैं, बिल्कुल मजे हुए पॉलिटिशियन हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं। बहुत सारे मुद्दों पे अगर आप उनसे बात करें तो ही इज़ अ वेरी वेरी नॉलेजेबल पॉलिटिशियन, एंड उनका भविष्य सुनहरा ही रहेगा, और मेरी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम, कई सीनियर लीडर जो पार्टी के लिए राहुल जी के साथ काम कर चुके हैं कई साल, ऐसे लोग जब जा रहे हैं तो कहाँ देख रही हैं प्रियंका जी से गलती हो रही, या शीर्ष नेतृत्व या राहुल जी से नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को? देखिए, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगी कि वो कितना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं या गलत लोगों की एडवाइस ले रहे हैं। ये तो मैं नहीं जानती, उनका इंटरनल मैटर है। बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अगर आपके लोग आपसे निरंतर कटते जा रहे हैं, या तो उनकी सही सुनवाई नहीं हो पा रही है, या तो उनको सही प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलतियां हो ही रही हैं। ये कौन नाराज एमएलए हैं? अदिति सिंह रायबरेली से, याद कीजिए 90,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। अखिलेश जी क्या करें फिर? एकदम सही है। देखिए, मैंने नाम गिनाया आपको, पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश के कितने नेता बीजेपी में गए, और उनके उज्जवल भविष्य के बारे में आपको भी पता है। जगदम्बिका पाल, हम आशा करते हैं कम से कम इनका भविष्य उज्जवल हो। इन लोगों की अपेक्षाओं का रीता बहुगुणा जोशी, संजय सिंह, अमिता सिंह, हमारे भी, इनका कितना उज्जवल भविष्य बीजेपी में है या दिख गया। आज इनका उज्जवल भविष्य जिस तरह से कामना की जा रही है, हम भी कामना करते हैं कि भाजपा में इनका भविष्य उज्जवल हो, और इनको जितना बड़े पद हम दे रखे थे, बीजेपी कल शायद इनको इससे बड़ा पद दे देगी, समय बताएगा। ओके प्रदीप जी। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, जब नेता और सर्वोच्च नेताओं में से कोई वादा करता है पूरा नहीं करता, तो विश्वसनीयता पर सवाल उठता। हेमंत बिश्व शर्मा से कहा गया कि तरुण गोगोई के बाद आप पार्टी के का फेस होंगे,
तरुण गोगोई अपने बेटे को बढ़ाने लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा गया कि चुनाव के बाद आप मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव के बाद कहा गया कमलनाथ जी को बनने दीजिए, आपको प्रदेश अध्यक्ष बना प्रदीप जी खड़े थे। अरे भाई सुन लीजिए यार, अरे थोड़ा धैर्य रखिए सुनने का यार। चिंतन कीजिए ना, मंथन कीजिए ना, सब छोड़ के जा रहे हैं। इतनी देर से सुन आप किसी को मानते ही नहीं है, हर कोई गड़बड़ है, सिर्फ आप ही साफ सुथरे हैं, फिर भी आपकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। अभी नहीं सर, प्लीज ज्यादा वक्त आपने ले लिया। अखिलेश जी नहीं, प्रदीप जी, हाँ वो खड़े थे वहां पर। अरे उनके पास जिनी पावर है भाई, वो खड़े थे वहां पर। हाँ प्रदीप जी, हॉटलाइन से बात हो रही थी, हाँ हॉटलाइन से हमारी बात हो रही। उनको 1.5-2 साल तक अध्यक्ष बनाना तो दूर, राज्यसभा की सीट जब लेने की बात आई तो पहली सीट दिग्विजय सिंह, जिन्होंने पूरे चुनाव के दौरान प्रचार नहीं किया। इसी तरह से आप देखिए सचिन पायलट चुनाव के बाद उन्होंने जब नतीजा आया तो ये पूछा उनसे, उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से कि मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए और क्या करना चाहिए। 5 साल तक मैं राजस्थान में गली गली गांव गांव घूमा, मेहनत की, पार्टी का संगठन मजबूत किया और जिता कर लाया। उनसे कहा गया कि आप संजय सिंह को राज्यसभा से इस्तीफा दिलाया, उसके बाद जो है आपको मुख्यमंत्री बना दिया कहा था दोबारा। जब इस तरह से वादा करके पूरा नहीं होता है तब लोगों के वादा खिलाफी एक बड़ी वजह, अभिज्ञान वादा खिलाफी एक बड़ी वजह है। आप ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, इन दी एंड यू गिव देम नथिंग एंड दैट इज द रीजन दे लीव यू। अभिज्ञान रूबिका, सेंट्रल लीडरशिप का रैंक मिसमैनेजमेंट है, इसमें कोई डिबेट नहीं। मैं जनाधार पे बहुत जरूरी एक पॉइंट स्पष्ट कर दूं उत्तर प्रदेश के लिहाज से। जब ये कहा गया कि जनाधार नहीं है, प्लीज पृष्ठभूमि समझिए। जितेंद्र प्रसाद एक फ्रंट बनाकर ये एजेंडा सरकार के खिलाफ रख रहे थे कि ब्राह्मण वहां पर नाराज है। तो जब मैंने स्पष्टतः कहा कि जनाधार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि उनके आने से ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई बड़े स्तर पर ब्राह्मण आकर्षित होकर आ जाएंगे बीजेपी में और वो नाराजगी कम हो जाएगी, क्योंकि ब्राह्मणों की जो राजनीति वो करना चाह रहे हैं जितेंद्र प्रसाद, उसका जनाधार उनके पास बहुत कम है। कांग्रेस का खुद का जनाधार तो वैसे ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये इसका इतिहास गवाह है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर भी बीजेपी को देखना होगा कि किस तरह से वो अकोमोडेट करेगी जितेंद्र प्रसाद को, क्योंकि बीजेपी ने ये रियलाइज किया है इस मूव से कि ब्राह्मण अपसेट है और उसको प्लेकेट करने की, समझाने की जरूरत है इस समय। ओके, सुनील यादव भी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद रतन शाह आपके पास। हाँ सुनील जी। देखिए रूबिका जी, मैं अभी प्रदीप जी को सुन रहा था। प्रदीप जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब वादा किया जाता है और वादा खिलाफी होती है तो अविश्वसनीयता कहीं ना कहीं पैदा होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के चेहरे हैं, वो मुख्यमंत्री हो, 2 मुख्यमंत्री हैं और जो मंत्री हैं, इन्होंने जो भी भाषण किए थे 17 में, जो वादे किए थे, था एक भी पूरा नहीं हुआ है। तो अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास नए चेहरों की जरूरत है कि उनसे नए वादे कराएंगे। क्योंकि अगर मैं 2014 की बात करूं रूबिका जी, तो हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, तो जितिन जी धौराला से चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग भी पार्टी का प्रचार करने गए, हमारे एक साथी चुनाव, तो बीजेपी के लोग मंच से कहते थे जितिन जी के लिए कि ये एक जो हवाला कारोबारी के साथ इनका नाम जोड़ा जाता था, और बीजेपी के लोग मंच लगा के कहते थे ये जितिन जी देश के खिलाफ काम करते हैं, देशद्रोही हैं। तो हम तो केवल बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहते हैं आपके कार्यक्रम में कि ये जो देशद्रोही थे, ये देशभक्त कब से हो गए? जो लगातार कह रहे थे 4 साल से कि एक जात विशेष की सरकार है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही, अपमान हो रहा है, तो उन ब्राह्मणों की हत्या अपमान का न्याय कैसे आपने दे दिया और किस कीमत पर आपने ये खरीदा है चेहरा? ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए, अगर ये हवाला का खेल करने वाले थे, ये देशद्रोही टाइप के आदमी थे, इनका कोई जनाधार नहीं था, तो अखिलेश यादव क्यों इनके साथ डिनर कर रहे थे? नहीं, हमने तो ये कहा कि ये बीजेपी कह रही थी। तो आप कहते हैं कि ये अच्छे आदमी,
आप बीजेपी के उस दोष नहीं, आप वो आरोप में यकीन नहीं रख रहे ना। हमने नहीं कहा कि ये देशद्रोही थे। हाँ, ये साफ तो आप ये कह रहे हैं ना कि साफ सुथरे आदमी थे, इसीलिए अखिलेश यादव ने उनके साथ डिनर किया। होते हैं, जितने बलात्कारी होते हैं, इनको किस गंगा में भाजपा नहलवाती है और उसके बाद मैं वो सवाल पूछ लूंगी। नहीं, आपके सवाल में दम है, मैं वो पूछ लूंगी। पर आप मुझे ये बताइए कि जितिन प्रसाद हवाला ववाला ये जो आप कह रहे हैं, अगर ये इनके ऊपर आरोप है, ये आदमी इतने ही खराब है तो हाँ ठीक है, तो आप नहीं मानते ना। समाजवादी पार्टी, हाँ तो आप ये नहीं मानते ना, इसीलिए आपने डिनर किया ना, अखिलेश यादव ने इसीलिए डिनर किया ना उनके साथ। अच्छा, मैं रूपका जी केवल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई पॉलिटिकल आदमी, हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी के साथ डिनर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मुझे लगता है आप भी चाय पिए हैं उनके साथ। नहीं, मैं मान रही हूँ। तो आप ये कह रहे हैं ना कि आप ये मान रहे हैं ना कि वो हवाला ववाला जो भी आपके, फिर भी आपने डिनर किया है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हमारा सवाल ये है कि जिसको बीजेपी कहती थी हवाला कारोबारी के करीबी हैं, ये देशद्रोही हैं। ठीक है, तो ये देशभक्त कब बन गए? देशभक्त कब बन गए भाई? देखिए, मुझे आश्चर्य होता है कि जब ये बात ऐसी होती है कि पार्टियां क्या टूट रही हैं, क्या बन रही हैं, उससे हम तू मैं की राजनीति पे उतरते हैं। उसने ये कहा, उसने वो कहा। एक बात आप समझिए कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो पावर में नहीं भी रहे इस समय, उनके नेता क्यों नहीं जाते बीजेपी में? कांग्रेस के नेता क्यों जाते हैं? इसके ऊपर कभी विचार किया है लोगों ने? दूसरी बात, ये जो कभी अंतर्मुखी होकर देखते नहीं, इन्होंने पहले एंटनी कमीशन बिठाई कांग्रेस की हार के समय, क्या उसका एक ही रिकमेंडेशन इन्होंने स्वीकार किया? अब अशोक चौहान कमेटी बैठी है, वो भी जो मुख्य आरोपी है, जो 30-32 इलेक्शन हरवा चुके हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे लोकल, एक तो फलाने नेता ने ये कर दिया, ढिमकाने नेता ये कर दिया, और ये करते करते कांग्रेस मेरे पास अब वक्त नहीं है। अखिलेश जी, चूंकि मिलिंद देवरा रो रहे हैं, मिलिंद देवरा को 10 सेकंड बस। अखिलेश जी 10 सेकंड। देखिए ये खामोश हो। प्रदीप जी की बात से मैं सहमत हूँ। प्रदीप जी की बात से मैं सहमत हूँ कि विश्वसनीयता होनी चाहिए। बात करना चिल्लाने लग वादा खिलाफ क्या 15 लाख मिले, सुनने को तैयार नहीं 2 करोड़ नौकरियां मिली, वादा खिलाफी राहुल गांधी और उसकी, हाँ वो तो सरकार। अरे भाई, वो जब चुनाव होगा, सुनिए ना अखिलेश जी, वो जब चुनाव होगा, अगर बीजेपी ने वादा खिलाफी की है तो जनता बता देगी, वो तो वहां पर फैसला हो जाएगा। आपके नेता जो कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ वादा खिलाफी करते हैं, उसके बारे में बताइए ना। आप कैसे जीतेंगे जब आपकी पार्टी के नेता ही चले जाएंगे? समझ नहीं रहे आप। आत्मचिंतन और आप कर ही नहीं रहे। स्वागत है ब्रेक के बाद। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में पंजाब के सबसे बड़े गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का एनकाउंटर हो गया है। पंजाब और कोलकाता पुलिस ने इस जॉइंट ऑपरेशन में भुल्लर समेत 2 बदमाशों को ढेर कर दिया है। ये भी बता दूं आपको कि 15 मई को 2 पुलिस वालों की हत्या कर पंजाब से ये फरार हो गया था जयपाल भुल्लर। इसके बाद पंजाब पुलिस जयपाल भुल्लर की तलाश में जुट गई थी। पंजाब के अलग अलग इलाकों में हत्या, अपहरण, डकैती, फिरौती समेत कई संगीन मामलों में इसके ऊपर केस दर्ज था। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का एनकाउंटर हो गया है। सबसे बड़ा गैंगस्टर था कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में। एक संयुक्त कार्रवाई में, यानी साझा ऑपरेशन में कोलकाता और पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर किया और भुल्लर को ढेर कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।